हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन के संविधान में समिति की जो व्यवस्था है कि किस किस प्रकार की समितियां कॉमन सभा में होती है, उसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था समिति के प्रकारों के बारे में और हमने ये देखा था कि सर्वप्रथम इस समिति व्यवस्था का जो निर्माण हुआ था वो प्रथम रानी एलिजाबेथ के समय में हुआ था और इस समिति व्यवस्था को बाद में विधिवत 1882 से इसे लागू कर दिया गया। और कॉमन सभा की समितियों के प्रकारों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की समितियां कॉमन सभा में यानी हाउस ऑफ कॉमन में होती है। उनमें से पहली थी समस्त सदन की समिति, नंबर 2 स्थायी समिति, नंबर 3 प्रवर समिति, नंबर 4 सत्रीय प्रवर समिति, नंबर 5 निधि विधेयक समिति। इन 5 प्रकारों को हमने जानकारी ली थी कि ये किस प्रकार से कॉमन सभा में अपनी समितियां जो हैं अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय देती हैं और जो भी कार्य इन्हें सौंपा जाता है उसको पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। तो कल हमने समस्त सदन की समिति और स्थायी समितियों के बारे में विशिष्ट जानकारी हासिल कर ली थी। आज बारी है प्रवर समिति के बाद इन तीनों समितियों को जानने का। तो समझते हैं प्रवर समिति क्या है। तो प्रवर समिति में जब कोई प्रश्न आता है तो यदि किसी विषय का संबंध ऐसे विधेयक से होता है जो क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता है या एकदम नया होता है, उसके लिए प्रवर समितियों का निर्माण किया जाता है और इस क्रांतिकारी परिवर्तन को मानने के लिए कॉमन सभा बाध्य नहीं है। वो चाहे तो इसे स्वीकार कर सकती है, चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। तो जहां तक होता है प्रवर समिति की जो रिपोर्ट होती है उसे अधिकांशतः कॉमन सभा मान लेती है। फिर भी हम पढ़ते हैं कि क्या है जो इसका प्रारूप है पुस्तकों में वो क्या है। अधिक महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु इस समिति का निर्माण होता है या एकदम नवीन विषय भी इसमें शामिल होते हैं। द्वितीय वाचन के बाद सदन का कोई भी सदस्य ये प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाए। इसके सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं हो सकती और सदस्य दलीय आधार पर भी नहीं होते। ये समितियां पूरी छानबीन के बाद प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें मानना सदन की इच्छा पर निर्भर होता है। अपना कार्य पूर्ण होने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, तदर्थ प्रवर समितियां और सत्रांक विशिष्ट समितियां। तो हमने पढ़ा कि 15 सदस्य से अधिक इसमें समितियां में सदस्य नहीं हो सकते। सदन का कोई भी व्यक्ति द्वितीय वाचन के बाद इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर सकता है। ये समितियां अपना निर्णय पूरी जांच पड़ताल के बाद देती हैं और इसके जो सदस्य होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं होते। कोई भी व्यक्ति जो इस कार्य में पारंगत हो उसे इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ये पूर्ण रूप से एक जांच समिति के रूप में गहराइयों से जांच पड़ताल करने के बाद अपने निर्णय देती है। ये जो प्रवर समिति है जो 2 प्रकार की होती है और ये अपने कार्य समाप्ति के बाद स्वतः ही ये समाप्त हो जाती है। एक प्रकार है इसका तदर्थ प्रवर समिति और दूसरा है सत्रांक प्रवर समिति। तो ये दोनों ही समितियां अपनी कार्य पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। अगला है सत्रीय प्रवर समिति। इस समिति का अर्थ सत्र के हिसाब से होता है। हमें ज्ञात है कि कॉमन सभा का अधिवेशन चलता है सत्र के अनुसार कि इस सत्र में अधिवेशन इस समय से इस समय तक रहेगा। तो सत्र के प्रारंभ में ही इस सत्रीय प्रवर समिति का निर्माण कर लिया जाता है।
विशिष्ट प्रकार की ये होती हैं। लगभग 10 प्रकार की ये प्रवर समितियां होती हैं और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि जो भी कार्य इन्हें सौंपा जाए उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ये अपना निर्णय देती हैं। सदन इसे माने न माने ये उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन फिर भी जहां तक होता है इस सत्र की जो सत्रीय प्रवर समिति की जो सिफारिशें हैं उनको लगभग मान लिया जाता है। सत्रीय प्रवर समितियां सदन के द्वारा प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में ही नियुक्त की जाती हैं। वे सत्र के अंत तक चलती हैं। इनके नाम है चयन समिति, स्थायी समिति, आदेश समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, प्रदत्त व्यवस्थापन समिति आदि। तो ये सारे अधिवेशन प्राय लगभग 10 समितियों के द्वारा पूर्ण होते हैं और कई बार विशेष विषय या कठिन प्रश्नों का हल निकालने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति भी नियुक्त कर दी जाती है। तो चयन समिति, आदेश समिति, स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, ऐसी कई प्रकार की समितियां होती हैं जो इस सत्रीय प्रवर समिति में शामिल होती हैं और वर्ष तक, पूरे वर्ष के अंत तक ये चलती हैं। अंतिम है निजी विधेयक समिति। इसका संबंध सरकारी विधेयकों से नहीं होता बल्कि निजी विधेयकों से इसका संबंध होता है और ये समितियां विशेष रूप से कार्य करती हैं। विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं और दोनों सदनों की संयुक्त कार्यवाही भी ये हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी हो भी सकती है। तो इस तरीके से निजी विधेयक समिति जो है वो पूर्ण रूप से इस प्रकार से कार्य करती है कि जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनके लिए ये बनाई जाती है। ये समितियां अस्थायी होती हैं और लोक सदन द्वारा निर्मित ऐसी समितियों के 4 व लॉर्ड सभा द्वारा निर्मित ऐसी समितियों के 5 सदस्य होते हैं। कॉमन सभा के 4 और लॉर्ड सभा के 5 सदस्य इस समिति में शामिल हो सकते हैं। इसकी शक्ति बड़ी व्यापक होती है, इसका महत्व भी काफी ज्यादा होता है। ये विधेयकों को और भी उन्नत बनाने हेतु उसमें फेरबदल भी कर सकती हैं। ये समितियां लाभार्थी व जिन्हें हानि पहुंचती है इस विधेयक से या जिन्हें लाभ पहुंच रहा है इस विधेयक से, दोनों को ही गवाही के लिए बुला सकती हैं और ये दोनों अपने अपने वकीलों के समक्ष विचार रखते हैं और समिति ही इसका निर्णय लेती है कि विधेयक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। समितियों का अंतिम निर्णय लोक सदन करता है और इस समिति के विरुद्ध में से सदन कार्यवाही नहीं करता है। तो 4 सदस्य कॉमन सभा में से और 5 सदस्य लॉर्ड सभा में से मिलकर इस समिति की नींव रखते हैं और इसमें विधेयक बनने के बाद जो गैर विधेयक बन रहा है उसमें जिनको लाभार्थी हैं उन्हें भी और जिन्हें हानि हो रही है उन्हें भी, दोनों को ही बुलाया जाता है। दोनों अपने अपने वकीलों के समक्ष गवाही देते हैं, हम बातचीत करते हैं। उसके बाद में ये समिति डिसाइड करती है कि कानून बनाया जाए अथवा नहीं बनाया जाए और बनाया जाए तो क्या निर्णय होगा ये अंतिम निर्णय समिति तय करती है। लेकिन जहां तक हो समिति की राय को उच्च स्थान पर रखा जाता है और इसकी मुख्य रूप से इनकी बातों को माना जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की समिति और होती है जिसका नाम है संयुक्त समितियां। कभी कभी दोनों सदनों को मिलाकर एक संयुक्त समिति का निर्माण किया जाता है क्योंकि इस समिति में उन विषयों पर विचार किया जाता है जिसमें दोनों सदनों में पर्याप्त उत्तेजना पाई जाती है। कि जब कभी दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो और दोनों में ही समान उत्तेजना हो तब एक संयुक्त समिति का निर्माण किया जाता है जो समिति पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके, गहन अध्ययन करके
अपना निर्णय सुनाती है, और जब ये अपना निर्णय सुनाती है तो उसे दोनों सभाओं को मानना ही होता है।